तो प्यारे भाइयों, आज हम करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारी 3 टॉपिक रहती हैं, तो कोशिश करते हैं कि आज पूरी करते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, उसके बाद डायपोल मोमेंट है, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी है। तो इनको देखते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो होपफुली यू विल एंजॉय। तो भाई हम क्या करेंगे कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और पाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा कोवेलेंट एंड पाई कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। अब हमें काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं तो दोबारा भी पढ़ लेते हैं कि ऐसा केमिकल बॉन्ड, ठीक है, जो पहली बात कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसकी मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो मॉडर्न थ्योरीज कहती हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैपिंग से बने, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बने, टेल टू टेल ओवरलैपिंग से बने, एक्सियल ओवरलैपिंग से बने। ठीक है, यानी एक ही लाइन में जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करें। ठीक है, तो इसको लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं। और बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन कि कोवेलेंट बॉन्ड formed by, डिफरेंट वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो भाई क्या क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर, हेड टू हेड, टेल टू टेल और एक्सियल। आगे बढ़ाते हैं डेफिनेशन को। ओवरलैपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। बॉन्ड हमेशा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बनाती हैं, 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑर्बिटल होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या हो, 2 ऑर्बिटल क्या हो, सिलो हो। ठीक है, आवाज सही तो है। अपना मोबाइल से वॉल्यूम बढ़ा लो बेटा। ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल होनी चाहिए, और उनमें मिसाल के तौर पर एक एस ऑर्बिटल, दूसरी भी एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब देखिए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है, इसको क्या कहेंगे, इंटर मीन्स बिटवीन न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अगर तो आपका बॉन्ड इस तरह से बनता है, ये ओवरलैप रीजन है, शेयर रीजन। ठीक है, तो इसको कौन सी ओवरलैपिंग कहोगे आप, लीनियर कहोगे या पैरेलल कहोगे, क्या कहोगे, लीनियर कहोगे, पैरेलल कहोगे, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा। ठीक है, तो जब भी जो है 2-3 बातें काम की हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि आप बिना देखे सोचे समझे कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके पास जो है वो अब सही है आवाज, अब सही है। ओके, तो किसकी मोबाइल की सेटिंग में वही वॉल्यूम का जो साइड में बटन होता है ना, अप डाउन, उसको कर दें। ठीक है, तो आपके मोबाइल में मसला है भाई, एक दूसरों के पास सही जा रहा है। ठीक है, तो ये लीनियर ओवरलैपिंग है। तो जब भी आपको एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में दिखाई दे, बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा।
ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल में कम से कम जो है कितनी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए? 2 ऑर्बिटल्स होनी चाहिए हाफ फिल्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बनाए, दूसरा पाई बॉन्ड बनाए। अब एस ऑर्बिटल जो उसमें आते ही टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? हाफ फील्ड चाहिए। तो हाफ फील्ड का मतलब है कि एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनाएगा। तो जब भी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, तो जब भी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, ये एस ऑर्बिटल और ये आपकी हो गई पी ऑर्बिटल, और बीच वाला रीजन हो गया ओवरलैप। क्या कहोगे? लीनियर कहोगे, पैरेलल कहोगे? लीनियर। ये भी बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। ठीक है, ये भी बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, कहां मिलेगी आपको एस एस ओवरलैपिंग? आपको मिलेगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। कहां मिलेगी? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। एसपी कहां पे मिलेगी आपको? आपको मिलेगी हाइड्रोजन फ्लोराइड में, हाइड्रोजन क्लोराइड में, वगैरह वगैरह। ठीक है, इनमें आपको एसपी, हाइड्रोजन के पास एस ऑर्बिटल होगी, और एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन के पास क्या होगी? ये। ठीक है, अब ये देखें इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, तो एक ही लाइन में बॉन्ड बन रहा है इंटर न्यूक्लियस एक्सिस में, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। तो ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद भाई आपके पास क्या चीज है? आपके पास है पी पी ओवरलैपिंग। अब देखें पी में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, लीनियर भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। तो हमने क्या देखना है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये देखें, अब ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल है। ठीक है, मान लें कि ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल, ये इसकी टेल। तो ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये भी लीनियर कहलाएगी, और सिग्मा। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? फ्लोरीन में, क्लोरीन मॉलिक्यूल में आपको मिल जाएगा ये वाली ओवरलैपिंग। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा क्या हो सकता है कि टेल टू टेल भी हो सकती है। भाई एक का सर हो, दूसरे की पूंछ हो, तो ये हेड है और ये टेल है, और ये हेड है और ये टेल है। तो इस ओवरलैपिंग को भी, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो एक लाइन है जिस पर ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसमें है। तो इस बॉन्ड को, ये सारी जो ओवरलैपिंग्स हैं, कौन कौन सी भाई? ये सारी ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड बनाएगी? सिग्मा। और सिंपल सा रूल क्या है कि जब भी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी सिग्मा बॉन्ड, जब भी आपकी जो है एस ऑर्बिटल होगी सिग्मा बॉन्ड, पी होगी तो देखना पड़ेगा कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है या पैरेलल ओवरलैपिंग है। पैरेलल है तो पाई होगा, वरना सिग्मा होगा। एक और कंडीशन है, ठीक है, कि व्हेनेवर कोई भी, व्हेनेवर एनी hybrid orbital is involved in overlapping, कि जब भी बॉन्ड बनाने में कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा? बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा? सिग्मा रहेगा। बॉन्ड हमेशा सिग्मा रहेगा। द बॉन्ड will always be सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, कि बॉन्ड जो है वो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होगा जब भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी। अब देखें, अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भाई sp3 है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से क्या करती है? ओवरलैप करती है। फिर sp2 है, ठीक है, s ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है। sp है, s ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है, या आपके पास sp3 है, ठीक है, p ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है। sp2 है, p ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है। sp है, p ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है। तो ये सारी ओवरलैपिंग क्या मानी जाएगी? लीनियर। क्या मानी जाएगी? हेड टू हेड। क्या मानी जाएगी? टेल टू टेल। क्या मानी जाएगी? एक्सियल। ठीक है, तो बांडवा कौन सा बनेगा?
बांडवा बनेगा ऑलवेज सिग्मा बांड, हमेशा सिग्मा बांड बनेगा, ठीक है, हमेशा सिग्मा बांड बनेगा। कहां मिलेगी आपको, कहां मिलेगी, मीथेन में, कहां मिलेगी, इथीन में, कहां मिलेगी, इथाइन में, ठीक है। तो इथाइन का कार्बन जो होता है वो sp हेपेटाइज होता है, तो कार्बन sp हाइड्रोजन के पास से साथ भी कर रहा है। फिर ये कहां मिलेगी आपको, ये कहां मिलेगी, ठीक है, जब इन कार्बन के साथ जो भी कार्बन है sp3 है, sp है या sp2 है, कुछ भी है, किसके साथ जुड़े हों, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, किसके साथ भी लगे, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं, p में होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स इनकी क्या होती है, हाफ फिल्ड होती है, ठीक है। तो इसकी 2pz में एक इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, px में, py में, pz में, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ठीक है, इसमें फ्लोरीन भी आ गया, क्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया, वो इसमें आ गया, ठीक है बेटा। तो ये सारी जो ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा होगी, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बना कैसे, लीनियर ओवरलैपिंग से, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, उसके बाद एक्सियल ओवरलैपिंग से, टेल टू टेल ओवरलैपिंग से, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जो डेवलप होता है वो ये कि भाई सिग्मा बॉन्ड इज stronger than a pi bond। अब पहले पाई बांड कर लेते हैं, तो फिर इस पेज पे दोबारा वापस आते हैं कि सिग्मा बांड स्ट्रांग होता है पाई बांड से। तो पहले पाई बांड को देख लें कि वो क्या बना है। तो भाई पाई कोवेलेंट बांड, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अब वहां पे तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही थी, हेड टू हेड हो रही थी, ठीक है। उसके बाद टेल टू टेल हो रही थी। एक्सिस पे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो है वो क्या हो रहा था कि आपका बॉन्ड बन रहा था, यहां पे होगी पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन सिंपल होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड formed by linear, नहीं पैरेलल, और इसको कहते हैं लेटरल, और इसको कहते हैं साइडवेज। सिर्फ साइड्स जो हैं ओवरलैप करें, पूरी ऑर्बिटल का जो लोब है वो पार्टिसिपेट न करे, साइड ऑफ द लोब, ठीक है। और साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज overlapping of half filled atomic orbitals, इसको कहेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए पी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल के पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, और फर्स्ट बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा बॉन्ड जब दो एटम बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो पाई बॉन्ड होगा, वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब देखिए पी ऑर्बिटल के पास, अब यानी एस एस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो तो हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा, और ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा होगा। इसमें पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए उस सब शेल में कम से कम 2 या 3 ऑर्बिटल हो, जो कि पी में होती हैं, डी में होती हैं, एफ में होती हैं, ठीक है। अब एफ तो हमारे सिलेबस से थोड़ा ऊपर है, तो हम पी की बात करते हैं। हमारे सिलेबस में वैसे पी है, पर चले पी से डी भी मिला लेते हैं। तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल रहती हैं, तो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो सकती हैं पी सब शेल में। भाई पहली हाफ फील्ड ऑर्बिटल ने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो अभी 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। अब 2 एटम मैक्सिमम आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, तो पहला सिग्मा होगा, पहला क्या होगा, सिग्मा होगा, और 2 क्या होंगे, पाई होंगे, ठीक है बेटा। तो अगर आपके पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है, अब पी ऑर्बिटल के पास 2 चॉइसेस हैं। अब ये तो हो गई क्या, लीनियर हो गई, ये ओवरलैपिंग क्या हो गई, लीनियर हो गई, ठीक है।
ये ओवरलैपिंग हो गई लीनियर। तो इससे भी जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बना। तो फिर पाई कहाँ से बनेगा? पाई बनेगा, ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग, जिसको कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। दूर दूर ऑर्बिटल है, सिर्फ उसकी साइड जो है वो मिक्स होंगे दूर दूर। अब मीनवाइल इसके बीच में ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा, ठीक है, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड पहले से मौजूद होगा, तो ये सिग्मा, और ये ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड होगा ये पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है एटम का, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस के बीच में कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और ये जो लाइन थी जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे, ऊपर और नीचे क्या मौजूद है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के दरमियान है, जरा इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एक न्यूक्लियस है, फिर ये दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर पड़े हैं और दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर पड़े हैं, ठीक है, और जगह भी ज्यादा फैलाई हुई है उन्होंने, ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये स्ट्रांग फोर्स से किसको अट्रैक्ट करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन जो इसके दरमियान में है या जो इसके ऊपर और नीचे हैं, किसको ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करेंगे? बीच वाले कौन से हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये है पाई इलेक्ट्रॉन, ये है पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज अबोव एंड बिलो द लाइन जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंटरएक्सियल जो लाइन होती है, इंटरन्यूक्लियर जो लाइन होती है, उसके ऊपर और नीचे होते हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे हैं और बीच में है। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के नजदीक हैं, तो ज्यादा फोर्स से न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा एनर्जी खारिज होगी, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अब बताएं कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों होता है? क्यों होता है? बिकॉज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स reside between the nuclei of two bonded atoms। कि भाई ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच में होते हैं एंड हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन बाय सराउंडिंग न्यूक्लियाई। कि एक तो ये न्यूक्लियस के बीच में होते हैं और जो न्यूक्लियस है, ठीक है भाई, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, और यहाँ पे मौजूद है इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी न्यूक्लियस करेगा, तो क्या होगा कि हाई एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। क्योंकि कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है। जितनी फोर्स ज्यादा होगी ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वीक क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स या तो ऊपर होते हैं, ठीक है, या फिर क्या होते हैं? नीचे होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो फैला हुआ होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखें वीक अट्रैक्शन होगी, वीक अट्रैक्शन होगी, वीक अट्रैक्शन होगी, और यहाँ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे उसमें क्या होगी? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगी, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के दरमियान ज्यादा होती है और पाई इलेक्ट्रॉन की अबोव एंड बिलो, ठीक है। तो आप इधर क्या लिख सकते हो कि पाई बॉन्ड इज weaker than sigma bond
because electron density in pi electrons is distributed above and below the line that join two nuclei together। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई बेटा? ये बात क्लियर हो गई भाई। अगर आप सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल से कंपेयर करते हैं तो क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो तीन बॉन्ड तोड़ने के लिए उसमें एक सिग्मा भी है, दो पाई भी है, एक मजबूत बॉन्ड भी तो होता है ना। ठीक है, तो संजना ये होगा कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर आप तीनों बॉन्ड तोड़ते हो। ठीक है, पर हमें पता है कि पाई बॉन्ड वीक है, तो रिएक्टिविटी की बात करें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है वो मजबूत होता है, वो देर से टूटेगा, पर जो ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड मौजूद है वो जल्दी टूट जाएगा। इस वजह से जो आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही स्ट्रांग रहेगा, पर उसमें ट्रिपल में एक दो पाई बॉन्ड है जो वीक है। ठीक है, दो पाई बॉन्ड है जो वीक है। बात समझ आ गई बेटा? अब क्या चीज है, टू एलिमेंट्स cannot form more than one sigma bond। कि अगर दो एलिमेंट हैं आपस में उनकी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं तो एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, एक ही बनेगा। ठीक है, अगर दूसरा बनता है तो वो पाई होगा, तीसरा बनता है तो वो पाई होगा, चौथा बनता नहीं, मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, फिर two elements cannot form more than two pi bonds। ठीक है, फिर two elements, गैस करें अब क्या लिखने वाला हूं, गैस करें, गैस करें क्या लिखूं, क्या लिखूं, है कोई? जल्दी करें। मोर देन थ्री बॉन्ड इसी तरह से था। ठीक है, तो क्या होगा कि नॉट फॉर्म मोर देन थ्री कोवेलेंट बॉन्ड्स के दो एलिमेंट्स आपस में, ठीक है, तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, पर एक अकेला एलिमेंट मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ 8 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। एक एलिमेंट, अब टोटल दो एलिमेंट है तो उनमें ज्यादा से ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा, पर एक एलिमेंट है ज्यादा एलिमेंट से कंबाइन होता है तो वो 8 मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 8 से ज्यादा नहीं बनते। ठीक है, सो ये बात नहीं हो गई कि अ सिंगल एलिमेंट विथ वेरियस एलिमेंट, अब एक नहीं है, क्योंकि अगर दो होंगे तो फिर तीन ही बॉन्ड बन सकते हैं, ज्यादा नहीं बन सकते। एक अकेला एलिमेंट यानी सेंट्रल एलिमेंट एक ही है, सराउंडिंग एलिमेंट ज्यादा हैं, तो एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है? 8 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। अ सिंगल एलिमेंट विथ वेरियस एलिमेंट्स कैन फॉर्म 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो भाई आपको SF6 में 6 बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, PCl5 में 5 बॉन्ड्स मिलेंगे, किसके? फास्फोरस के, जो सेंट्रल एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद भाई IF7 में आपको 7 बॉन्ड मिल सकते हैं। दो एक एलिमेंट कौन सा, सेंट्रल एलिमेंट कौन है, तो अगर उसको स्पेसिफाई करें तो इस तरह से ये आपका सेंट्रल एलिमेंट है, 7 बॉन्ड बना सकता है। तो फिर 8 वाला कौन है? 8 वाला कौन है किसी के ज़हन में? 8 वाला
8 बॉन्ड्स मौजूद होंगे एंड दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो एक ऑस्मियम 4 ऑक्सीजन के साथ क्या बना सकता है? ठीक है, 8 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत? हमने क्या पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड होता है, हमने पढ़ा पाई बॉन्ड होता है, फिर हमने पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, फिर हमने पढ़ा कि पाई बॉन्ड वीक होता है, फिर हमने पढ़ा कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम आपके पास एस ऑर्बिटल नहीं बना सकती, उस सब शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। अब क्योंकि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होती है, इस वजह से एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकती। फिर अगर आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का किसी शेल से तो ताल्लुक है नहीं, वो तो मिक्स्ड ऑर्बिटल होती है, तो उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वो भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर क्या होगा? लोन पेयर की फॉर्म में, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। जो लोन पेयर है अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट भी करता है तो वो एक सेपरेट ऑर्बिटल में पेयर पड़ा रहेगा, वो बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रांग कौन, वीक कौन। उसके बाद हमने देखा कि 2 एलिमेंट कितने मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? एक। कितने पाई बॉन्ड बना सकता है? 2। तो यहां तक कोई दिक्कत बेटा? इसमें कोई परेशानी? एनी परेशानी? मैंने बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाया आपको, बिल्कुल यानी, और जो भी छोटी छोटी बातें किसी को निगलेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब बात हैं कि ये फॉर्मेशन है, आपको पता है कि क्या कैसे बना। ठीक है, तो अगर फिर भी देखना चाहते हो तो ये देखें, एस एस ओवरलैपिंग है, एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन की एस एस की। फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के पास जो है वो 2pz ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर फ्लोरीन एक के पास 2pz, दूसरे के पास भी 2pz, पर ओवरलैपिंग क्या है? लीनियर है। ठीक है, अब ऑक्सीजन में देखें कि 2 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, जिनके पास क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है 2, एक 2py में, 2pz में। ठीक है, तो पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा, पहला ये सिग्मा बना, 2py बनाएगी। ठीक है, 2pz जो है दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? पाई। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3। तो क्या बनेगा? पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है। ठीक है, अच्छा एक बात और लिख लेते हैं, क्या पाई कोवेलेंट बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड, विदाउट सिग्मा बॉन्ड के पहले ये जरूरी है कि सिग्मा बॉन्ड बने, लीनियर ओवरलैपिंग हो। अब एक ऐसे ओवरलैपिंग हो चुकी है तो दूसरी जो ऑर्बिटल होगी परपेंडिकुलर टू दिस होगी। अब इसके साथ परपेंडिकुलर है तो आपस में क्या होगी? पैरेलल हो गई, तो दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है, खुद से पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई? गॉट द पॉइंट गाइस? अब आते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। चलिए भाई इसको भी सेव कर लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड में? ठीक है, काफी डिफरेंस हमने पढ़ लिए, बस एक ही डिफरेंस है फ्री रोटेशन वाला, उसको डिस्कस कर लेते हैं, पर दूसरे भी करते हैं। पहली बार डेफिनेशन पे आए तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, ये पैरेलल, लेटरल, पैरेलल, साइडवेज, फलान, तीर मटीर, कोई भी वर्ड यूज कर लें, उससे बनता है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है कि ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, के 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड रिसेंटली अभी हमने जो है वो क्या किया था? डिस्कस किया था। ठीक है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड जो है 2 एटम के बीच में बन सकते हैं। अब ये जो सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, उनमें एटम की फ्री रोटेशन होती है। ये देखें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में जो एटम है वो ऐसे उसमें फ्री रोटेशन होती है, रोटेट कर सकते हैं। अब जब डबल बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होंगे, तो अगर फ्री रोटेशन होगी तो एक पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, एक पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्बिटल आपकी जो फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल है, फ्री रोटेशन फ्रोजन होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डेंसर इन द प्लेन ऑफ द बॉन्ड एक्सिस, जो जिस एक्सिस में बॉन्ड बन रहा है उसके दरमियान होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डेंसर अबो एंड बिलो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? दिस इज ऑल अबाउट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।
कोई मसला या कोई चीज रह गई हो तो मुझे बताएं, ठीक है। एक चीज और जो वेरी बेसिक है उसको भी देख लेते हैं कि भाई अ सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सही है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो अ डबल बॉन्ड हैज कितने, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, अ ट्रिपल बॉन्ड हैज 1 सिग्मा, एक ही सिग्मा बन सकता है एंड ज्यादा से ज्यादा 2 पाई बन सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन 3 मरतबा एंटी टेस्ट में आया है, ठीक है। कौन सा, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ए बी सी डी, कि भाई 3 पाई एंड 12 सिग्मा, 3 पाई एंड 15 सिग्मा, ठीक है। ट्वेल्व पाई एंड 3 सिग्मा, 10 ईच। अगर कंपाउंड अज्यूम कर गए तो बताओ किस कंपाउंड की बात हो रही है, किस, अगर आपने पास पेपर साल किए तो आपको पता होगा बेंजीन, ठीक है। किसकी बात हो रही है, बेंजीन। अब आप देखिए बेंजीन में क्या होता है कि हर कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, हर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। फिर ये कार्बन, फिर यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे, ठीक है। तो ये बन गया बेंजीन, ठीक है। तो भाई काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, 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 सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 सिग्मा हो गए, ठीक है। 9 सिग्मा, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा हो गए, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा एंड 1 पाई, डबल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो टोटल क्या हो गए, 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है गाइस, क्लियर, कोई चीज छूट तो नहीं गई, रह तो नहीं गई, बिल्कुल क्लियर। मैंने ए से जी बता दिया, ऑल क्लियर, जुएं लिखे सब खत्म, डेंड्रफ वेंड्रफ सब खत्म, ओके। चलिए अब एक छोटी सी टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी, छोटी सी टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी, उसको देख लेते हैं। उसके बाद आखिरी टॉपिक है डायपोल मोमेंट। तो भाई टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लो जी आ गई बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, अब यहां तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा, हम पढ़ेंगे क्या, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेट सपोज कि 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, फिर 2 क्लोरीन एटम है, फिर 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, इनमें बनाते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चले भाई हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 2 s ऑर्बिटल होंगी, ठीक है। 2 s ऑर्बिटल ने क्या किया, लीनियर ओवरलैपिंग की, लीनियर ओवरलैपिंग की, ठीक है।
अब ये इसका न्यूक्लियस था, ये इसका न्यूक्लियस था, और बीच में क्या है, ये जो रेड रीजन है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, न्यूक्लियस के बीच में है। तो न्यूक्लियस जिस फोर्स से, जितनी फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी जब बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा भाई, क्लोरीन थोड़ा साइज में बड़ा होगा, क्लोरीन दूसरा भी साइज में बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, और ये हो गई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इन्होंने आपस में शेयर, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो छोटू होगा, ठीक है भाई, और क्लोरीन जो है वो साइज में बड़ा होगा। तो ये हो गया इनका ओवरलैप रीजन, ठीक है। अब ये हो गया क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये हो गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है। तो आइदर केस जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है। अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है ये डिपेंड करता है कि साइज कितनी है, मॉलिक्यूल पोलर है, बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी। पर है क्या कि जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो जब बॉन्ड बन गया, ठीक है, बन गया तो हम क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि ये बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है, एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी सिस्टम में। तो ये जो दो एटम है, ठीक है, जो हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये दो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा। तो ये अब जो बॉन्ड बना था, जो एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप एनर्जी इसको दोगे, ठीक है, तो बॉन्ड क्लोरीन का क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो दो डेफिनेशंस बन गई, एक कि जब बॉन्ड बनता है तो वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो क्या होनी चाहिए डेफिनेशन, डेफिनेशन होगी the amount of energy when one mole covalent bond is formed between two elements. कि जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जब भी अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है अपोजिट चार्जेस में, एनर्जी रिलीज होती है। कितनी होती है, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी, ठीक है। तो एक तो डेफिनेशन ये होगी कि जब बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। अब बॉन्ड बन गया, आप चाहते हो कि नहीं मैं अब बॉन्ड तोड़ना चाहता हूं, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उसको हम वापस क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कराएंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आर इसको आप क्या कह सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वन मोल बना था, वहां से एनर्जी रिलीज हुई थी, वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, के दो एटम्स के बीच में जो एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड बना था, ठीक है, हम उसको तोड़ना चाहते हैं, हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो कंक्लूजन निकले, कौन से दो कंक्लूजन निकले कि भाई the bond formation is always क्या होगी, एक्सोथर्मिक,
हमेशा एनर्जी खारिज होगी, ठीक है, हमेशा एनर्जी खारिज होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। अब अगर इसको, यानी क्या होगा, इसकी जो डेल्टा एच होगी वो पॉजिटिव होगी और इसकी जो डेल्टा एच होगी वो नेगेटिव। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात समझ रहे हैं? हमें डेफिनेशन से सीखा, क्या सीखा हमने कि क्या हो सकता है, कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है, और एनर्जी रिलीज कब होगी, जब बॉन्ड बनेगा। तो एनर्जी देनी कब है, जब बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ much energy is required or released। मतलब क्या हुआ कि आखिर कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, आखिर कितनी एनर्जी चाहिए हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या बॉन्ड के बनाने के वक्त कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर रिक्वायर्ड। अब रिलीज किस लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, रिक्वायर्ड किसके लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए। डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन कुछ फैक्टर्स है। पहला है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, कि बॉन्डेड एटम की साइज कितनी है। दूसरा है पोलैरिटी और कह लें आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना है, और कह लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, कितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना मजबूत होगा, ठीक है बेटा। तीसरी बात है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि भाई हमारे पास जो बॉन्ड है, क्या वो सिंगल बॉन्ड है, क्या वो डबल बॉन्ड है, या क्या वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो मल्टीप्लिसिटी से बॉन्ड एनर्जी चेंज होती है। कैसे होती है वो तो हम आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो चौथी बात जो है वो है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, उससे पहले, ठीक है। अब डेफिनेशन कोई भी हो सकती है कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी कितनी एनर्जी रिलीज हुई बॉन्ड बनने के वक्त और कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के वक्त। अब हम इजिली या एक्यूरेटली क्या मेजर कर सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बुक क्या कहता है, अगर किसी ने पढ़ा है, तो ये बताएं बुक क्या कहता है कि हमें एक्यूरेट वैल्यू कब मिलेगा, जब बॉन्ड डिसोसिएशन देखें या बॉन्ड फॉर्मेशन देखें। जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन देखें, ठीक है। लेकिन जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। वही एनर्जी जो दूसरे मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बना के ठंडे पड़ चुके हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। भाई पॉसिबल है कि आपकी जो कंटेनिंग वेसल है वो सेमीकंडक्टर हो, कुछ वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा। अब मॉलिक्यूल बन चुका है, हम उसको स्टैंडर्ड स्टेट में लाएंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में लाके हम उसको क्लोज कंटेनर में रखेंगे, और हम खुद क्या करेंगे, पहले उस कंटेनर को जो है वैक्यूम से कनेक्ट करेंगे ताकि हर चीज निकल जाए, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, तो वो जो मेजरमेंट आएगी वो एक्यूरेट आएगी, ठीक है। तो क्या लिखें कि बॉन्ड डिसोसिएशन energy is generally considered as bond energy, ठीक है। वैसे तो आप फॉर्मेशन वाला वैल्यू भी ले सकते हैं, सिर्फ साइन चेंज होती है, वैसे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं,
ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू होगा -436 किलो जूल पर, ठीक है। अगर हमने अब क्या किया कि हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना हुआ था, हमने क्या किया कि एनर्जी दी, ठीक है, हमने एनर्जी दी तो 2 हाइड्रोजन एटम्स बन गए। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, जस्ट इसकी साइन चेंज करेंगे, ठीक है, +436 किलो जूल, ठीक है। अब ये हो गई डिसोसिएशन वाली एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन। ये हो गई फॉर्मेशन वाली, ठीक है। हम किस पे रिलाय ज्यादा करते हैं, डिसोसिएशन, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड depends upon its bond energy, कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितना मजबूत है, ये उसकी बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी पे, ठीक है। जितना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी बॉन्ड मजबूत होगा। बॉन्ड मजबूत कैसे होगा, उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको डिसाइड करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड एनर्जी पे, बॉन्ड एनर्जी पे करेगी ना, है कोई जो बताए, नहीं, लेटाइस एनर्जी पे, वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है जब आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक क्रिस्टल बनता है, तो लेटाइस एनर्जी होती है, ठीक है। ये थोड़ा फर्क है, जहन में रखना, वहां पे होगी लेटाइस एनर्जी। अब आयनिक बॉन्ड कितना मजबूत है, लेटाइस एनर्जी डिसाइड करेगी। कोवेलेंट बॉन्ड कितना मजबूत है, आपकी बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करेगी, ठीक है। फिर एक चीज और, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी पाई बॉन्ड एनर्जी से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो और बताता हूं मैं आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, उतना जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। अब जितना कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होगा, उतना आपकी जो है क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत है, ठीक है। तो पहले डायरेक्टली की बात कर देते हैं, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम, 1 रिएक्टिविटी, यानी ठीक है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा वो आप बॉन्ड एनर्जी से डिसाइड कर सकते हो। फिर नजरों का धोखा एक बता दूं कि भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए 347 किलोजूल पर मोल चाहिए, सोच के बताना, ठीक है। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को में सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 614 किलो जूल पर मोल चाहिए, ठीक है। सोच के बताना, जिन बता रहा हूं सोच के बताना, दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जल्दी 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 जल्दी, सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, क्योंकि इसमें एक वीक बॉन्ड मौजूद है। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड में, ठीक है, 614, ठीक है,
किसकी एनर्जी है? सिंगल यानी सिग्मा प्लस पाई, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिग्मा प्लस पाई, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दें 347 जो किसकी है? सिर्फ सिग्मा की। तो अगर हम सिग्मा माइनस कर दें तो बाकी क्या रहेगा? 47 0, और तो 0 में एक इधर आया तो 10 होगा, 6 और 267, ठीक है। तो देखें पाई बॉन्ड की जो एनर्जी है, पाई बॉन्ड की जो एनर्जी है वो 267, जबकि सिग्मा बॉन्ड की कितनी है? ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड में क्या होगा कि दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, पर क्या होगा कि एक जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। गाल समझ आ गई? वैसे तो हम अल्केन अल्कीन में पढ़ चुके हैं, पर काफी लोग भूल जाते हैं, या जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये चीज क्लियर है? कोई इसमें परेशानी? एनी प्रॉब्लम गाइस? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम, ओके। यस यस, फिजिक्स थर्ड पीरियड होगा। तो अब क्या चीज है, अब हम आते हैं जो फैक्टर्स की बात की हमने उस पे आते हैं, ठीक है, कि भाई फैक्टर्स कौन से हैं। और फैक्टर्स में पहला है कि साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम से पहले भी कुछ है क्या? पोलरिटी। देखिए एक बॉन्ड नॉन पोलर है, ठीक है, एक बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर है, ठीक है। तो क्लोरीन पे 0 चार्ज है, ठीक है, और इस पे कौन सी चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये दो एटम हैं, ठीक है, ये दो एटम हैं जो कि पोलर बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या बना रहे हैं? पोलर बॉन्ड। अब इनमें दो किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स होगी। एक तो भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको क्लोरीन अपनी तरफ, हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है, फिर इनमें चार्जेस भी हैं, तो ये चार्जेस भी वीकली एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो एनर्जी क्या होगी? मोर एनर्जी, ठीक है, मोर एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि पोलरिटी ज्यादा है, ठीक है। और पोलरिटी की वजह से आयनिक कैरेक्टर की वजह से क्या होगा? ये। अब यहां पे देखेंगे दोनों सेम एटम है, वो भी बड़ी साइज के, ठीक है, एक क्लोरीन फिर दूसरा क्लोरीन, ठीक है। एक तो साइज बड़ी होने की वजह से ये जो शेयर्ड पेयर है ये न्यूक्लियस से क्या होगा? ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि इनमें जो एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स जो इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में इन केस ऑफ पोलर थी, वो नॉन पोलर में नहीं होगी, नॉन पोलर में नहीं होगी। तो बॉन्ड क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए, स्ट्रांग। पोलर बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए या नॉन पोलर बॉन्ड वीक होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पोलर बॉन्ड स्ट्रांग या नॉन पोलर वीक होना चाहिए? दोनों सही है, दोनों सही, ठीक है बेटा। चले इसको, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट का नॉन पोलर बॉन्ड उसी के पोलर बॉन्ड से वीक होगा, यानी कंपैरिजन हमेशा सेम एलिमेंट में करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी छोटे एटम को उठा के किसी बड़े एटम से कंपेयर कर, नहीं, एक ही एलिमेंट वो पोलर बॉन्ड भी बना रहा है, वो नॉन पोलर बॉन्ड भी बना रहा है, तो नॉन पोलर बॉन्ड वीक और पोलर क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी बात है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। अब एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है, ठीक है, तो जाहिर है छोटे एटम का जो शेयर्ड पेयर होगा वो न्यूक्लियस को नजदीक होगा। ये देखें, अब दो हाइड्रोजन एटम है, साइज में छोटे रहते हैं, दो क्लोरीन एटम है, साइज में बड़े रहते हैं, ठीक है। तो जरा गौर करें, तो इनका जो शेयर्ड पेयर है या ओवरलैप रीजन कुछ भी कहें, ठीक है, चलें ओवरलैप रीजन कहते हैं, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये शेयर्ड पेयर हो गया, ठीक है। तो स्मॉल साइज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, नियर टू न्यूक्लियस को जो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस को नजदीक है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, इट इज अवे फार अपार्ट फ्रॉम बॉन्डेड न्यूक्लियर, ठीक है। तो जो न्यूक्लाइड हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं उनसे दूर है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? कम होगी। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? कम। किस में? बड़े एटम में, छोटे एटम में? अट्रैक्टिव फोर्स कम कहां होगी? छोटे में, बड़े में, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो देखें हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम को सेपरेट करने के लिए 436 जबकि 242 ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है। चलें भाई,
इसके बाद बात आती है किस चीज की, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड आने से जाहिर है कि भाई, अब देखिए एक बॉन्ड है तो ओनली सिग्मा बॉन्ड है, तो इतनी एनर्जी चाहिए इसको 348, ठीक है। अगर सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड में तो एनर्जी बढ़ गई। अब भाई कह रहा है कि सिग्मा प्लस पाई, ठीक है। अब ये कहां होगा, ये होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 839 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो आप नोट करें कि जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए दो एटम है, ठीक है, इसको जरा कॉन्सेप्चुअली डील करते हैं। दो एटम है, वही एटम है, साइज सेम है, ठीक है। साइज क्या है, सेम है, क्योंकि कार्बन ही है, ठीक है। इसमें क्या है कि न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। फिर नीचे वाले में क्या सीन है कि भाई न्यूक्लियस के बीच में डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, दो पेयर, एक पेयर और दो पेयर। तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज्यादा होनी चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, ये आप जब इंटर में आओगे तब समझोगे बेटा, फिलहाल आप इससे दूर रहे फर्स्ट ईयर वाले। तो अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज्यादा होगी कि भाई वही एटम है, वही साइज है, न्यूक्लियस के बीच में दो इलेक्ट्रॉन थे, न्यूक्लियस के बीच में चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो पेयर हो गए, एक पेयर हो गए। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R का वैल्यू यहां देखिए सेम एटम है तो R हो गया कैंसिल। तो बाकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो यहां पॉजिटिव चार्जेस तो उतनी ही है, नेगेटिव चार्जेस कम थी। यहां पॉजिटिव चार्जेस ऊपर वाले के बराबर हैं पर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। एनी क्वेश्चन गाइस, इसमें कोई मसला तो नहीं। उसके बाद आखिरी चीज मल्टीपल के बाद बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, चले इधर ही बता लेता हूं मैं आपको, किधर गया भाई, तो बॉन्ड लेंथ कम होने से क्या होगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वाला जो मुफासला है कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.454 एंगस्ट्रॉम, फिर डबल बॉन्ड का होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, फिर ट्रिपल बॉन्ड का होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, फिर नाइट्रोजन का 1.10 एंगस्ट्रॉम। तो आप नोट करें जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है 1.34, 1.20, 1.10, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। इसकी 614, 1.20 वाले की 83 और नाइट्रोजन की 941। अब जरा कंपेयर करें कि कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है, और बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, नाइट्रोजन की 1.10 है, ठीक है। ऑल क्लियर। तो एक टॉपिक रह गई जिसको हम क्या कब करेंगे, कल करेंगे, और वो है डायपोल मोमेंट। वो क्या है, डायपोल मोमेंट, ठीक है बेटा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर, डायपोल, पोलैरिटी एक ही चीज होती है बेटा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन उभर रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक बंदा, एक सेकंड सिर्फ मुझे दें, कि रूम में आपके कहने के बगैर ही भेज देता हूं।